ये है पॉलिटी की पॉइंट वाइज सीरीज, इसमें देखेंगे हम 25 पॉइंट 151 से लेकर 175 तक जो कि रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल 324 काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये रिलेटेड है इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन। किसके इलेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है? पार्लियामेंट मतलब एमपी के इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब एमएलए, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ये इलेक्शन कराते हैं कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के जो इलेक्शन होते हैं वो कंडक्ट कराते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 324, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज नॉट कंसर्न विद द इलेक्शन टू पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज इन द स्टेट। जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराते, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर्स शैल बी मेड बाय द प्रेसिडेंट। जो इलेक्शन कमिश्नर हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, उनका अपॉइंटमेंट डेफिनेटली प्रेसिडेंट ही करेंगे, क्योंकि उनसे बड़ा तो कोई है नहीं कंट्री में। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर उसमें होते हैं, उनकी पावर इक्वल है और इक्वल सैलरी ये रिसीव करते हैं। ऐसा नहीं है जूनियर ये सीनियर, ऐसा नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंदर 2 इलेक्शन कमिश्नर और होते हैं और इन तीनों की पावर इक्वल होती है और इन्हें इक्वल सैलरी मिलती है, अलाउंसेस मिलते हैं और इनकी जो सैलरी है ये सब सिमिलर होते हैं टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इन्हें सब चीज़ें मिलती हैं। They hold office for a term of 6 years or until they attain the age of 65 years, whichever is earlier। मतलब 6 साल का इन्हें टर्म मिलता है या इनकी उम्र जब तक 65 ईयर्स की हो तब तक, मतलब 6 साल से पहले अगर 65 ईयर्स के हो गए तो रिटायर हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का जो टर्म है वो 6 साल का हो गया, फिर वो दूसरे अपॉइंट होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन स्टेट के जो पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ हैं उनके इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराता है। कैग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 148 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है कैग का, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 149 है ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द कैग, ये काफ़ी रिपीटेडली पूछे गए आर्टिकल हैं। 148 कैग का है और 149 इसकी क्या पावर है, कैग की क्या ड्यूटीज़ हैं। कैग है क्या? कैग है गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स, मतलब पब्लिक के पैसा का गार्जियन है, क्योंकि ये करता है कंट्रोल द इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री एट बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। मतलब पैसा का जो सिस्टम है वो कैग देख के अंडर में, कैग देखता है उसे कहाँ कितना पैसा खर्च किया है। कैग को भी अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कैग का जो ऑफिस का कैग होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 6 ईयर, 6 साल के लिए ये भी अपॉइंट होते हैं। और यह 65 ईयर्स ऑफ एज, ये पूछा जाता है कितने टर्म के लिए हैं या किस एज पे ही रिटायर होते हैं, तो सभी चीज़ों का लगभग पूछे ही जाते हैं। तो 6 साल के लिए अपॉइंट होते हैं या 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर, मतलब या तो 65 साल के अगर पहले हो गए तो रिटायर हो जाएंगे, अगर 6 साल पूरा करने के बाद 65 साल के नहीं हुए तो भी रिटायर हो जाएंगे, मतलब एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए। सैलरी ऑफ द कैग इज इक्वल टू द ऑफ ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनकी सैलरी होती है। मेंबर ऑफ द कैग इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट। जो कैग से रिटायर होते हैं वो गवर्नमेंट में दूसरा काम नहीं कर सकते, फिर मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल से दूसरी जगह कोई अपॉइंट नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट 76 आर्टिकल। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 105 पावर प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ अटॉर्नी जनरल, क्या पावर हैं, क्या प्रिविलेज इन्हें मिलते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इन्हें अपॉइंट करता है डेफिनेटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो बड़े बड़े अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट ही करते हैं। अटॉर्नी जनरल है कौन? ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं कंट्री में, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। लॉ मिनिस्टर अलग हैं, लॉ ऑफिसर अलग हैं। ही मस्ट बी ए पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इनकी क्वालिफिकेशन इतनी होती है कि सुप्रीम कोर्ट के जज इन्हें बनाया जा सकता है। तो ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इसका टर्म फिक्स नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन द प्रोसीजर एंड ग्राउंड फॉर इज रिमूवल। ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब इसका ऑफिस का टर्म और ये कितने टाइम के लिए रखना है ये प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बताया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बताया कि अटॉर्नी जनरल होना चाहिए। आर्टिकल 76 और क्या पावर और क्या प्रिविलेजेस रहेंगे आर्टिकल 105 में दिया गया है, बस इतना ही है।
अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू स्पीक इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट हैज़ नो राइट टू वोट। ही काफ़ी पूछा जाता क्वेश्चन है। ये पार्लियामेंट में जाके बोल सकते हैं, कुछ अपनी राय रख सकते हैं, बट अब वोट डालने का इन्हें अधिकार नहीं है, क्योंकि ये लॉ ऑफिसर हैं, फर्स्ट लॉ ऑफिसर हैं गवर्नमेंट के साइड से, लॉ मिनिस्टर नहीं है। इन्हें राइट टू वोट नहीं है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में जाके अपनी बात रख सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू देना है, दे सकते हैं अपना। अटर्नी जनरल का काम है क्या? अटर्नी जनरल अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बुलाया गया है कोर्ट में, वहाँ पर अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया जाते हैं। ऑल इन केसेज इन द सुप्रीम कोर्ट और इन एनी केस इन विच हाई कोर्ट इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न, मतलब जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बुलाया जाता है वहाँ पर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस चल जाते हैं ना, वहाँ पर ये जाते हैं। अटर्नी जनरल इंजॉय करते हैं ऑल द प्रिविलेज और इम्यूनिटीज़ जो भी अवेलेबल है एमपी को जो भी प्रिविलेज मिलते हैं वो अटर्नी जनरल को भी मिलते हैं। अटर्नी जनरल डेफिनेटली ये लॉयर तो होते ही हैं, तो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस ये कंटिन्यू रख सकते हैं। इन्हें ऐसा नहीं है कि तुम्हें अटर्नी जनरल बनाया गया तो तुम अपना प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि उन्हें डिबार्ड किया जाता है कि नहीं किया जाता डिबार्ड। उन्हें कहा जाता है तो अपना जो काम कर रहे हो करते रहो और यहाँ ये पोस्ट पे संभालो। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये असिस्ट करते हैं किसे? अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, जो भी उनके काम उन्हें पूरा करने में। आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, जैसे अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया सेंटर के लिए हैं, ऐसी ही स्टेट में है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं स्टेट में। इन्हें अपॉइंट करते हैं गवर्नर। ही मस्ट बी ए पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट। इनकी क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए कि हाई कोर्ट का जज बन सकें। और गवर्नर ही इनका टर्म देखते हैं कि कितने टाइम के लिए इन्हें रखना है कि नहीं रखना है। मतलब स्टेट में गवर्नर की ज़्यादा चलती है, सेंटर में प्रेसिडेंट का मैटर जाता है, मतलब उस चीज़ को संभालते हैं अपॉइंटमेंट और कितने टाइम के लिए रखना है ये सब। बट जो भी काम प्रेसिडेंट करते हैं वो पीएम की कंसर्न से करते हैं, और जो भी काम गवर्नर करते हैं वो सीएम को साथ में रख के करते हैं, टाइप ऐसा है। एडवोकेट जनरल हैज़ द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे अटर्नी जनरल पार्लियामेंट में जाके अपनी राय रख सकते हैं, ऐसे ही एडवोकेट जनरल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके अपनी राय रख सकते हैं, पर वोट नहीं डाल सकते। अगर किसी पॉइंट पर वोटिंग हो रही है तो वोट डालने के लिए इन्हें नहीं बुलाया जाता, फिर इनके पास वोट डालने का अधिकार नहीं है, नहीं तो फिर गवर्नमेंट इन्हें मिस यूज़ कर लेगी ना। आर्टिकल 177 है अबाउट द राइट टू एडवोकेट जनरल एज रेस्पेक्ट द हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब 177 आर्टिकल एडवोकेट जनरल का है, और 194 जो है वो रिलेटेड है एडवोकेट जनरल की क्या पावर है, क्या प्रिविलेज है और क्या इम्यूनिटीज़ हैं।